नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक वाणी में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनसे आपका रूबरू करा देते हैं। ये है अनिल भदौरिया जी, लोकायुक्त थाना प्रभारी। आज हम इनसे बात करेंगे, इनके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। लोकायुक्त थाना प्रभारी के तौर पर क्या कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, ये काम, इसके दायरे में क्या क्या काम आता है, इसके बारे में भी जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वाणी में। जी नमस्कार। आप लोकायुक्त थाना प्रभारी हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए कि आपके कार्यभार के क्षेत्र में कौन-कौन से ऐसे काम आते हैं जो आम लोगों को नहीं पता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि ये आम आदमी को ये पता नहीं होता कि लोकायुक्त के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जी। लेकिन ये एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है। इसमें 3 तरह के वो होते हैं जिनकी हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक तो जो लोग रिश्वत की माँग करते हैं, काम नहीं कर रहे हैं और लोगों को लटका के रखते हैं, परेशान कर रहे हैं, और तो उसके लिए फिर हमारे यहाँ एक कार्य योजना बना के उनको ट्रैप की कार्रवाई कराई जाती है और फिर जी। उनके विरुद्ध एफआईआर हो जाती है। दूसरा प्रकरण होता है कि जो आदमी जिस काम के लिए अधिकृत है, नियुक्त किया गया है और काम नहीं कर रहा है, हीला हवाला कर रहा है, उसके लिए जो भी है, तो उसके लिए भी अगर वो शिकायत करते हैं और ये सही पाया जाता है किसी को लाभ पहुंचा रहा है वो और शासन को क्षति पहुंचा रहा है, तो उसके लिए भी पद के दुरुपयोग की कार्रवाई होती है। तीसरा प्रकरण होता है जो लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है या शून्य से शुरू है और एकदम से ही वो हो गए कर्मचारी जो छोटे पद पर हैं या बड़े से बड़े उस पे भी हैं, तो वो एकदम से धनवान बन गए हैं या उनके प्रॉपर्टियाँ खरीद ली हैं, तो उनके लिए आय से अधिक संपत्ति का केस भी हमारे यहाँ बनता है और उनके जब ये होने के बाद छापामार कार्रवाई करके उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। जी, ये हो गई लोकायुक्त विभाग की बात। आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको इस सर्विस में रहते हुए कितने साल हो चुके? कहाँ से शुरुआत हुई थी? क्या शुरू से आप लोकायुक्त विभाग में ही थे? जी नहीं, मेरा तो जीवन थोड़ा-सा बहुत संघर्ष में निकला है और उसकी वजह यही थी कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे पुलिस में जाना है, क्योंकि मैं तो 8वीं में शिक्षारत था। उस दौरान मेरे सिपाही पिता की विदिशा में डेथ हो गई थी 1981 में। तो उसके लिए हमारे पुलिस विभाग ही एक ऐसा विभाग है जहाँ एक व्यवस्था है कि यदि किसी की पारिवारिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनके बच्चे कोई इस लायक हैं कि वो नौकरी कर सकते हैं या पत्नी इस उम्र की हैं कि वो नौकरी कर सकती हैं, तो उनके लिए एक वो होता है और उसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती है। जी। तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये बच्चा 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है। तो वो कोई इस समय मेरी उम्र जब मेरे फादर की डेथ हुई 13 साल की थी, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था और उस समय ये था कि वहाँ पर ये एक ज़िले में चाल बाल जो पोस्ट होती बाल आरक्षक की, तो वो बाल आरक्षक जो है 4 बाल आरक्षक एक ज़िले में रह सकते हैं, इससे ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो सकते। तो उन्होंने उस समय डीजी सर में मिला था वी दुबे साहब से, उस समय वीपी दुबे साहब थे महानिदेशक हमारे मध्य प्रदेश के, तो उनसे मिला था तो उन्होंने मेरे साथ बड़ी सहजता दिखाई और मेरे को बड़ी सहानुभूति से उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में वो मैसेज किया। तो एक जगह बिलासपुर में निकली और एक जगह बैतूल में निकली। इसके बाद प्रशिक्षण हेतु पचमढ़ी चले गए। पचमढ़ी के बाद जो है और भगवान ने उस क्षेत्र को हमने बाल आरक्षक जो है सबसे कम समय रहने वाले बाल आरक्षकों में शुमार रहे और 18 साल की उम्र में वो हुआ आरक्षक बने। और फिर वही संयोग बस देखिए कि 8 जून 1985 को जो मेरी जन्म दिनांक स्कूल में उसमें लिखी हुई है और सेवा पुस्तिका में लिखी हुई है, वो उसी 8/6/94 को मैं हेड कांस्टेबल बना, उसी तारीख को सेम। तो ये भी एक बड़ा वो रहा और ये सब सारी फिर एक ऐसी लगन अच्छे ईमानदार अधिकारियों के बीच में काम करने का मौका मिला। तो एक जब हमको नहीं लिखना पढ़ना ठीक से आता था तो अधिकारी एक एमके कटकवार साहब थे जो आजकल डीआईजी पद से रिटायर हो गए हैं, तो वो हमारे एसडीओपी थे। तो वो हमको बार बार इन चीज़ों के लिए टोकते थे और मुझे आज मौका मिला है तो मैं उनके लिए साधुवाद ही कहूँगा कि उनकी प्रेरणा, उनने मुझे अगर इतना नहीं उस समय वो करते तो हो सकता है मैं इस मुकाम तक ना पहुंच पाता। तो उन्होंने उनसे सारी चीज़ें उन्होंने बड़ी बारीकियों से सिखाते थे उस पद को और मैं भी फिर थोड़ा सा उस समय तो लगता था, लेकिन आज मैं कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकता हूँ उस व्यक्तित्व के पीछे कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि देखो ये सब चीज़ें सिखलाई। नहीं, उनको क्या लेने देना, हर आदमी का एक अपना नज़रिया होता है कि भाई नौकरी करें चले जाए। बिल्कुल। जी, तो ये सब होते होते जो है
ये सब चलता रहा, फिर काम करने की लगन बन गई और करते रहे। और ये लगा कि भाई एक फादर ने, हमारे फादर्स का संघर्ष भी याद आया कि पुलिस में जो पहले होती थी बहुत ज़्यादा बारीकियां होती थी, इंस्पेक्शन होते थे पुलिस के, तो बहुत बहुत महीनों महीनों तैयारियां होती थी, और फिर पता चला कि वो तारीख बढ़ गई है, फिर बीच में रुक जाते थे, सारे काम रुक जाते थे, जूते पॉलिश ये वो। तो जब हम भी भर्ती हुए तो उस समय भी उसका कुछ असर दिखाई देता था कि वो लंबे लंबे बूट कील वाले पहनने होते थे और पट्टी बांधने वाली पट्टियाँ रहती थी, ये सब चीज़ें थी उसमें। तो वो भी बहुत ज़्यादा, उनमें ही बहुत ज़्यादा समय जाया हो जाया करता था कि मंगलवार और शुक्रवार को जब परेड हो। तो मैं एक समाज में एक ही चीज़ का मुझे यही लगता है कि पुलिस वाला जितना त्याग करता है उतना उसको कहीं प्रतिफल नहीं मिलता है। जी। कितना आप देखिए, जिस दिन से ही पुलिस वाला पुलिस में भर्ती होता है, उसकी बाल कैसे होंगे, उसकी चाल कैसी होगी, उसका पहनावा क्या होगा, उसको किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है, हर चीज़ उसकी पुलिस को समर्पित हो जाती है। और उसका ध्येय यही रहता है कि समाज के हम शांति सुरक्षा दे सकें, और यही सब चीज़ें होती हैं। और जी। आज जो चल रहा है तो थोड़ा सा उसके, आज समाज में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, वो पुलिस के प्रति बहुत ज़्यादा नकारात्मकता का भाव है उनके मन में कि पुलिस जैसे कुछ नहीं करती। लेकिन मैं खुद भी उस चीज़ को महसूस किया है, मैंने भी। अब ये है कि थोड़ा सा ये अब विश्वास अर्जित करने के लिए समय नहीं है अब, जो वो हो रहा है आदमी के पास, कि इतना समय नहीं रह पाता कि वो लगातार किसी के संपर्क में रह पाए। कितने काम भी है, साथ साथ काम भी करने हैं, और वो भी पारिवारिक दायित्वों को भी निभाना है। तो ये सब चीज़ें में थोड़ा सा वो हो जाता है। तो वो समाज के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि भाई कम से कम जो आदमी है, आप हमारे समाज के ही तो अंग हैं, हम कोई अलग से थोड़ी ना आए कि भाई हमको कोई अलग से ये चीज़ें, वो ये आपके बीच आए, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सब है आपको। जी। अनिल भदौरिया जी, आपने अपना जैसा निजी जीवन बताया काफी संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब मुश्किलें देता है तो हल करने के लिए भी कोई ना कोई रास्ते देता ही देता है। इसलिए ऐसे लोग भी आए आपके जीवन में जिन्होंने आपको बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया। आपका लोकायुक्त विभाग में कितने साल हो गए हैं? रिटायरमेंट कब होगा आपका इस सर्विस में? क्योंकि ये सर्विस बहुत ही अलग है पुलिस विभाग से। अगर हम देखें तो पुलिस विभाग का काम बहुत अलग है, लोकायुक्त विभाग का काम बहुत अलग है। तो इस सर्विस के दौरान आपके पास ऐसा कोई चैलेंजिंग केस आया जो बहुत यादगार रहा हो? हाँ, ये जो यादगार क्या है, वो चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना, कि जब कोई चीज़ ऐसे जीवन में रहती है, आपकी लगन मेहनत से काम करते रहें, तो आपको प्रति लोगों में एक विश्वास बनता है कि यार ये इस आदमी पे हम भरोसा कर सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनको मैं, मतलब मुझे लगभग 425 तो रिवार्ड मिल चुके हैं, और 2018 में मुझे सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति महोदय का, महामहिम राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला है, और 2017 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त सम्मान मिला है। और एक बहुत चैलेंजिंग केस सन 2000 में मुझे मिला था, एक 8 साल की बच्ची का रेप हुआ था और उसको मार के फेंक दिया था, और वो आरोपी बहुत दुर्दांत था, और उसके लिए बहुत सारा उस समय विधानसभा में भी 4 बार बहिर्गमन हुआ, और बहुत सरदर्द था वो, पुलिस के लिए चुनौती बन गया था बहुत ज़्यादा। और उस चुनौतीपूर्ण काम को मुझे सौंपा गया, मैं किसी दूसरे थाने में पदस्थ था, और एक बहुत ही प्रतिष्ठित टीआई थे, उनका केस मुझे दिया गया, तो मुझे बड़ा चुनौती सा लगा कि, और जब मैंने उस केस को देखा, और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे, अगर ये मैं केस इसको नहीं सॉल्व कर पाऊँगा तो फिर मुश्किल है, कि मुझे इस तरह की नौकरी करने का हक नहीं है। मैंने एक जुनून बनाया, मन ही मन अपने मन में ही उसका ऑपरेशन विजय नाम दिया, और उसकी तलाश में फूल पत्तों से पूछते जैसे फिरते हैं, हर तरीके से बारीकी से उसका पता किया, और इसको 3 महीने बाद इंदौर में पकड़ा। एक चीज और जो हमें पता चली है कि आपने 11 साल के जो आपके टेन्योर में वर्किंग लाइफ में सिर्फ 7 छुट्टियां ली है। ये कैसे हो सकता है? मतलब बहुत मुश्किल है, कैसे मैनेज किया आपने? ये देखिए, जहाँ मैं आपको बता दूं, ये मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जहाँ अभी मैं लोकायुक्त में पदस्थ हूँ, तो लोकायुक्त में 5 डे वीक चल रहा है अभी। ठीक है ना? तो वो एक तो वहाँ पे इतनी छुट्टी और सारी सरकारी छुट्टियां मिल जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इन छुट्टियों में अपन जिनमें जो अपना काम छूट जाता है, जो सरकारी अवकाश जो हमको मिलने चाहिए, उनके अलावा जो हमको हमारे व्यक्तिगत मिलने वाले अवकाश हैं, तो क्यों ना हम उसका उपयोग, उस ऊर्जा को हम उस छूटी हुई उसमें कामों में लगाएं, जिनकी हम पूर्ति
इस अवकाश की अवधि में कर सकते हैं। तो हमको लगा कि जितनी ज़रूरत है वो हमने कोशिश की कि जितना आप अपने आप को समेट के रखेंगे, जितनी आवश्यकताएं कम करेंगे, आप उतने ही जी। प्रसन्न और उतने ही उसमें उससे आपके पास काम का दबाव नहीं बनेगा। जब जी। आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर काम का दबाव नहीं रहेगा आपके ऊपर। अनिल जी, आपका रिटायरमेंट साल 2029 में है, जी, तो जी। इतने साल 40 साल से ज़्यादा सर्विस करने के बाद फिर इंसान रिटायरमेंट के बाद का भी कुछ प्लान सोचा है आपने, क्या करेंगे? समाज सेवा तो आप करते ही रहते हैं। जी, जी। क्या आगे का सोचा है रिटायरमेंट का प्लान? देखिए, मैं बताऊँ ये जो आपने 40 नहीं, मेरा 1 फरवरी को 43 साल पूरी हो गई है हाँ, नौकरी। और अभी मैं ये भी एक बड़ा उदाहरण होगा कि हाँ। मतलब एक पुलिस जीवन का लगभग 47 वर्ष जो है मैं इसमें पुलिस की नौकरी में बड़ी बात है। व्यतीत करूँगा। और मेरा एक उद्देश्य है ये कि जो मेरी इच्छा है, अगर भगवान ने मुझे करने का हुँ, अवसर दिया, तो एक अगर जो भी मैं कर पाया तो एक बहुत से कम पैसे में एक खाने की व्यवस्था लोगों हुँ, के लिए, कि आगे एक कोई ऐसी वो चलाया जाएगा कि जिससे बहुत कम पैसे में लोगों को अपन खाना खिला सकें। हुँ, और अगर वो ना कर पाए तो कोई ऐसा स्कूल के लिए अपन कोई ना कोई इस तरह की वो कर सकें कि जो गरीब बच्चे और उस हुँ। तरह के बच्चे, जिन हालातों को हमने देखा है, उस पढ़ाई को हमने भोगा है, तो वो हमने अपने बच्चों को भी यही कहा कि आप जो है उनको फोकस यही किया, और भगवान की दया है वो बढ़िया, उनका भी पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक है, कहीं किसी तरह का वो नहीं है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही हमारा यही है कि अपन समाज में जो भी जिसके लिए कर जी। पाए, जो हमने हाँ, जो बिल्कुल, बिल्कुल, समाज जो सेवा। जो हमने जिन चीज़ों से वंचित रहे, हम सोचते हैं कि अगर हमारे से प्रयासों से अगर किसी की घर रोशन होता है तो हमें बहुत खुशी, इससे ज़्यादा। और मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, जी, एक आप अच्छा काम करके देखिए, कोई भी काम अच्छा करके देखिए, जी। आपका मन अपने आप ही खुश हो जाएगा। अनिल जी, जाते-जाते बस क्योंकि आपने बताया कि करीब-करीब 47 साल की आपकी सर्विस हो हाँ, जाएगी। हाँ। इसमें 2 पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। आजकल की जनरेशन जो है बहुत फ़ास्ट जनरेशन है। जी। तो आप अपनी तरफ से उनको एक क्या संदेश देना चाहेंगे जीवन को लेकर? देखिए, एक चीज़ है आजकल जो सबसे ज़्यादा जो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मोबाइल में खराबी है या हुँ, हुँ, मोबाइल में हुँ। कुछ ऐसी है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। जिस चीज़ को आपको अंगीकार करना है वो करिएगा। लेकिन फिर भी जितना भी इनमें जो विसंगतियाँ आ रही हैं, उनमें जी। बड़ी तादाद में ये मोबाइल की भूमिका है। लोग बाग जो है इनको नहीं उसको उसमें समझ पाते हैं, और उनमें कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो समाज को नुकसान पहुँचा रही हैं। जी। तो उससे बचें। और दूसरा ये कि ज़्यादातर जो परिवार, जो संयुक्त परिवार रहा करते थे, हुँ, हुँ। उनसे एक दूसरे पे अंकुश होता था। अब ये संयुक्त परिवार टूट गए हैं, सब हुँ। अपने-अपने हिसाब से अपना वो हो गया है। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा अगर वो जुड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये कई ऐसी विसंगतियाँ जो है जी। वो ख़त्म हो जाएँगी। लोगों की निगाह अब नहीं है। जब ज़्यादातर पढ़ाई-लिखाई के चक्कर में लोग जी। शहरों में आ गए हैं, तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि जितना भी अच्छा है, अगर हमारा समाज सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, नहीं बिल्कुल। बाकी फिर सब वो नहीं हो बहुत-बहुत सकता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संदेश है हम सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आजकल की पीढ़ी के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल भदौरिया जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो ये अनिल भदौरिया जी थे लोकायुक्त थाना प्रभारी। आप देख रहे थे पब्लिक वाणी, मैं वर्षा श्रीवास्तव। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।